Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Today we will be studying about antifungal drugs. So antifungal means कि जो फंगल के अगेंस्ट मेडिसिन्स यूज़ होती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडिंग अबाउट बेसिकली हमारे पास जो फंजाई है, फंजाई क्या होता है और एंटीफंगल ड्रग्स कौन सी होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और वो कहाँ कहाँ पे एक्ट करती हैं, और हर एक ड्रग की जो भी क्लास होगी वो उसका मेकनिज़म ऑफ एक्शन क्या है और उसके हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है, ये सब इन सब को हम स्टडी करेंगे इजी वर्ड्स में और विद निमोनिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास जो फंजाई होता है वो क्या होता है. सो बेसिकली जो हमारे पास फंजाई होता है ये हमारे पास यूकैरियोटिक होता है. यूकैरियोटिक का मतलब यानी कि ये बैक्टीरियल की तरह हमारे पास प्रोकैरियोटिक नहीं है. बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग तो एक्ट नहीं करेगी. इसी वजह से हमारे पास जो ड्रग्स होती है वो होती है एंटीफंगल ड्रग्स होती है. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास जो यूकैरियोटिक है इसका मतलब ये किससे रिलेट करती है, ये प्लांट और एनिमल यानी कि ह्यूमन सेल से रिलेट करती है. प्लांट से कैसे रिलेट करती है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल से क्यों करती है क्योंकि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. और जिस तरह ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास आ जाता है एक कोलेस्ट्रॉल आता है, तो इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एर्गोस्टेरोल. तो यहाँ पे जो फंजाई है उसके अंदर हमें अर्गोस्टेरोल मिलेगा. इसी तरह प्लांट से ये कैसे डिफ़र करता है क्योंकि प्लांट की तरह ज़रूरी थोड़ी ना ये प्लांट नहीं है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें सेल वॉल के अंदर बिलो मिलता है काइटिन. काइटिन इनका जो मेन प्रोडक्ट होता है ये होता है. तो इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं. तो सबसे पहले हमने ये कह दिया कि जनाब ये हमारे पास आ गए ऊपर प्रोटीन. प्रोटीन के बाद नीचे हमारे पास ये ग्लाइकोलेटेड चेन्स आ गई और नीचे हमारे पास पड़ा होता है काइटिन. काइटिन से बिलो हमारे पास हमारे ये आ जाते हैं हाइड्रोफोबिक ये सेल मेम्ब्रेन्स बनाने वाले, और सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर हमने बोला कि अंदर पड़ा होगा हमारे पास क्या पड़ा होगा, एर्गोस्टेरोल पड़ा होगा. ठीक है. और मेनली जो ड्रग्स होती है ना वो इसी एर्गोस्टेरोल जो है इसी को ही टारगेट कर रही होती है. ये हो गया हमारे पास ओवरऑल. अब फंजाई क्या था नॉर्मली, अब दोबारा से हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं. फंजाई बेसिकली हमारे पास यूकैरियोटिक है, प्लांट और ह्यूमन लाइक होता है. इसी वजह से फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना मुश्किल होती है. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास हमने बताया कि इसके ऊपर क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं है इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती, और इसकी कुछ ही ड्रग्स हैं एंटीफंगल की जो कि हमारे पास सेफ़ होती हैं फॉर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि बाकी हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं. और जो ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं वो किसको टारगेट करती हैं, हमारे पास एर्गोस्टेरोल उसको टारगेट करती हैं. सो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ जनरल सा स्लाइड्स रीड करने से पहले, कि हमारे पास जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, दो तरह से एक्ट करती है. इनकी जो टाइप्स है, एक हमारे पास हम इनको डिवाइड करते हैं जो सुपरफिशियल इफ़ेक्ट करती है, और दूसरा हम कहते हैं सिस्टमिक या इनका जो डीप इफ़ेक्ट होता है. तो सुपरफिशियल से पता चल रहा है कि यार इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास स्किन आ जाती है, कैराटिनाइज जो भी टिश्यूज़ हैं, तो इसमें हमारे पास हेयर आ जाता है, नील्स आ जाते हैं, इवन लाइनिंग आ जाती है. अब ओरल के लाइनिंग जो होगी उसे ओरल फेरेंक्स कहेंगे, माउथ के जो लाइनिंग होगी, इसी तरह वेजाइनल लाइनिंग आ जाती है. तो ये हमारे पास इनके होते हैं सुपरफिशियल एक्शन फंजाई के. और जो सिस्टमिक होंगे वो ऑफ कोर्स अब हमारे पास डीप आएंगे. डीप इन सेंस कि हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे, जैसे हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, हमारे CNS यानी ब्रेन को इफेक्ट करती है, इसी तरह हमारे ब्लड को इफेक्ट करती है. अब ये तो हुए इफेक्ट, लेकिन क्यों इफेक्ट होता है इनका. अब इनमें इफेक्ट जो होता है जहाँ पे इनको मिलता है वार्मथ मिलता है, वहाँ पे इनको मॉइस्चर मिलता है, और ख़ासतौर पर कैराटिनाइज टिश्यू जो अभी हमने डिस्कस किए ये सारे, तो ये इन जगहों पे जाके फंगल इन्फेक्शन आपको अफेक्ट करता है और हो जाता है. अब इनके खिलाफ इनको ट्रीट करने के लिए जिस रीजन को अफेक्ट किया हमने बनाई है एंटी फंगल ड्रग्स. अब जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं इनका हम देखेंगे कि 5 लेवल्स हैं पर कि जो फंगस है पर बेसिकली फंजाई है. अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि जनाब इसका सेल मेम्ब्रेन था, सेल वॉल है, इसके एर्गोस्टेरोल है, इस तरह से तो न्यूक्लिक एसिड इसका बनता है, अपना सिंथेसाइज होता है. तो उस लेवल पे जाके ना हमारे पास वो एक करेगी. इसके मैं आपको लास्ट में समरी के तौर पे भी करके बता दूँगी. ये अंदर यू ऐसे कर लो न्यूक्लिक एसिड हो गया, और बाकी हमारी छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स हो गई. ठीक है. और जो भी इधर चीज़ें वगैरह होती हैं उस लेवल के मुताबिक जो जो ड्रग उस पर एक्ट कर रही होगी. ठीक है. तो वो टोटल 5 लेवल्स होंगे. अब इसमें सबसे पहले हम
इधर आपके स्लाइड्स को देख लेते हैं एंड मैं समरी में समराइज़ करके एक साथ बता दूंगी। तो फंजाई बेसिकली क्या है, प्लांट लाइट यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये हमें मिलता कैसे है, नॉर्मली लाइफ के अंदर ये स्पैरोफाइट्स एज इन सॉइल, ये डेड प्लांट मटेरियल के ऊपर होता है। ये मिनरलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे। जो म्यूकोकैटिनियस फंजाई होते हैं जिनके हमारी स्किन वगैरह पे जो एक्ट करते हैं, क्यूटेनियस बता रहे स्किन, तो स्किन और हेयर इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है वो होता क्यों है, फंगल इन्फेक्शन कोई भी इसलिए होता है कि किसी की सर्जरी हुई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तब वो हो गया, किसी ने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ली तो उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके हेल्दी बैक्टीरिया भी किल हो गए और इस तरह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होना शुरू हो गया। जैसे कि एड्स के अंदर या किसी ने कीमोथेरेपी कराई कैंसर के, वो सब लोग हमारे पास फंगल इन्फेक्शन के हमारे पास एजेंट्स में जाते हैं कि उन सबको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमने डिवाइड किया था सुपरफिशियल या डीप इन्फेक्शन होता है। जो सुपरफिशियल होता है वो क्यूटेनियस सर्फेसिस जैसे स्किन, हेयर, नेल और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे ओरोफेनिक्स और वेजाइना। जो डीप हमारे पास इन्फेक्शन होता है वो फंजाई में जैसे यीस्ट होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास फंजाई में यीस्ट आता है, हमारे पास मोल्ड्स आते हैं, मोल्ड में जैसे एस्परजिलस हो गया, कैंडिड हो गया, इसके अंदर यीस्ट के अंदर। इस तरह हमारे पास फंजाई जो होते हैं वो हमारे पास टीनिया होते हैं। और जो फंजाई के मैं टीनिया वाले बता दूँ, जो टीनिया है वो बॉडी पार्ट के लिहाज से उसको डिवाइड हो जाता है। बॉडी के ऊपर आपके पास आता है टीनिया कॉर्पस, स्कैल्प के ऊपर हमारे पास आता है टीनिया कैपिटस, जैसे इसी तरह कैप पहनते हैं ना सर पे, स्कैल्प पे भी। और इसी तरह हमारे पास फीट के ऊपर आता है टीनिया, इधर ये पेडिस, और जो हमारे नेल्स होते हैं उस पे एक्ट करता है टीनिया उनजीनस। इस तरह अगर मेरी स्पेलिंग गलत ना हो तो ये सब, तो ये हमारे पास फंजाई आ गए। ठीक है, इस तरह वो कह रहा है जो डीप एरियाज़ हैं पर है जहाँ पे डिसएमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें फंजाई, यीस्ट का नाम बता रहा है क्रिप्टोकोकस, कैंडिड, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टमिक एजेंट्स होते हैं जो इनको रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये एंटी फंगल ड्रग्स हैं जैसे कि हमारे एम्फोटेरेसिन बी, फ्लूकोसिस्टीन, एजोल्स, न्यू तरह के कैस्पोफंजिन। अब ये सारे जो ड्रग्स हैं पर ये एक्ट करते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, इन ड्रग्स को भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इनको क्लासिफाई किया हुआ है ड्रग्स को दो लेवल पे, एक हमारे पास एंटीमाइकोटिक, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स, और हमारे पास सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स। एंटीमाइकोटिक के अंदर पॉलीइंस आते हैं और पॉलीइंस को फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ है, जो कि हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी और नाइस्टाटिन आते हैं, और अदर्स में हमारे पास ग्राइसोफ्लुविन आता है। जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक में हमारे पास फ्लोरोसिस्टीन आती है, एजोल्स में हमारे पास पोसाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल और हमारे पास फ्लूकोनाजोल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास एपोक्साइड इनहिबिटर्स होते हैं उसमें टर्बिनाफिन होती है। एकिकोनाडिन्स में हमारे पास अभी जैसे अभी हमने पढ़ा था ये कैस्पोफंजिन, तो हमारे पास कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन और एनिड्यूलाफंजिन आता है। अब इन ड्रग्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कोनाजोल है बरा, ये सबके अंदर कॉमन है कोनाजोल। ठीक है, तो पोसा, वोरी, इट्रा, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, और इसके अंदर जो कॉमन है वो है फंजिन। ठीक है, कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एंटीड्यूलाफंजिन, ये इको कैंडिडेट्स आते हैं। अब इस सब का जो ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ पे बताने की कोशिश की भी, लेकिन बहुत मजे की डायग्राम नहीं है। इसमें हमारे पास क्वेलिन है जो एपोक्साइड से लेंस्टेरोल के अंदर कन्वर्ट होता है, 14 डाइमिथाइल लेंस्टेरोल से एर्गोस्टेरोल बनता है, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का हो गया। ये साइटोक्रोम P450 ये मदद देता है इस सब बनने में। तो इधर आके हमारे पास एजोल्स एक्ट करते हैं, थाइयूरियाज एक्ट करती हैं, और हमारी पॉलीइंस एक्ट करती हैं। ये पॉलीइंस में हमने अभी देखा था कि ये हमारे पास दो में डिवाइड होती हैं, एम्फोटेरेसिन बी और टेरेसिन। ठीक है, ये टेरेसिन बनता है, और ये हमारे पास निस्टाटिन, ये हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास जो सेल न्यूक्लियस के अंदर जाके, ये तो बाहर तक की कहानी थी। अब जो हमारा अंदर सेल न्यूक्लियस है उसमें वो ग्राइसोफुल्विन और फ्लोरोसिस्टीन एक्ट करता है। जो ग्राइसोफुल्विन है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है। आप ये समझो जैसे घास होता है ना, घास, तो घास के तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ग्राइसोफुल्विन जाके करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, और ये जो आगे DNA सिंथेसिस और सब चीज़ें हैं उनको अफेक्ट करेगा, तो वही उसको किल कर देगा। तो फ्लोरोसिस्टीन जो ड्रग होती है वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को, ये भी अफेक्ट करती है DNA सिंथेसिस को। तो फ्लोरोसिस्टीन ये अंदर जाके, ये दो ड्रग्स अंदर जाके करती हैं। ये हमारे एजोल जो हैं ये भी एर्गोस्टेरोल नहीं बनने देते, जो हमारे पास पॉलीन्स है ये भी एर्गोस्टेरोल नहीं बनने देते, तो इस तरह से अफेक्ट करते हैं। इसी तरह एपोक्साइड वाले जो इनहिबिट करते हैं, जो कि हमारा टर्बिनाफिन होता है, ये हमारे नेल्स के उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है।
नील्स के फंगल इन्फेक्शन में। तो एंटी फंगल ड्रग्स को आप दूसरा नाम जो है एंटी माइकोटिक ड्रग्स भी कहते हो। और ये दो तरह के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए होता है, सुपरफिशियल या सिस्टेमिक। सुपरफिशियल में हमने देख लिया स्किन था, कैराटिन वगैरह सारे माइकोसिस और म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल वेजाइनल हो गया। सिस्टेमिक के अंदर हमारे ऑर्गन्स, लंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्लड आ जाता है। तो एंटी माइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, तो सेम बात है, एंटी फंगल एंटी माइकोटिक सेम बात है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करें पॉलीईड्स को। ये जो हमारे पास इस लेवल पे ये देखो ये पॉलीईड्स है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने कहा आपके पास दो आते हैं, एम्फोटेरेसिन और नाइस्टैटिन आता है। तो एम्फोटेरेसिन भी आता है और नाइस्टैटिन, जिसको हम दूसरा लव माइकोस्टैटिन कहते हैं। जिस तरह एंटी माइकोटिक था इसी तरह एंटी माइकोस्टैटिन नाइस्टैटिन सेम चीज़ होगी। अब एम्फोटेरेसिन बी जो है ये काम कैसा करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, हमारे पास जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ एर्गोस्टेरोल होता है, यहाँ पे पड़ा हुआ जो एर्गोस्टेरोल है, ये क्या करता है, एम्फोटेरेसिन बी ये जाके इस एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे अच्छा खासा खला क्रिएट करता है। जो पूरी आपकी सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपका होल क्रिएट करेगा। जब होल क्रिएट करेगा ऑफ कोर्स एक पैसेज मिल गया, तो अंदर जो फंगल सेल के जो भी कॉन्स्टिट्यूट्स होंगे वो सारे बाहर चले जाएंगे, ख़ासतौर पे पोटेशियम ये बाहर चला जाएगा और एज अ रिज़ल्ट हमारी इसकी डेथ हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था ये जो है परा एम्फोटेरेसिन बी ये सवेयर फंगल इन्फेक्शन, सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये देखो, एम्फोटेरेसिन बी ने क्या किया, ये हाइड्रोफोबिकली एर्गोस्टेरोल के साथ एक्ट किया फंगल सेल के अंदर और वहाँ पे एक पोर बना दिया। जब ये पोर क्रिएट हो गया तो अंदर जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और चीज़ें थी तो ये सारी पोटेशियम के वगैरह ये सब चीज़ें बाहर चली गई, जिस वजह से हमारी इसकी डेथ हो जाती है। तो काइंड ऑफ एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है, एजेंट है जो सेंसिटिव फंगल कंबाइन करता है एर्गोस्टेरोल के साथ और अल्टर कर देते हैं उसके प्रोबेबिलिटी को, लॉस ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके इंडिकेशन क्या है, यानी कि किन में ही यूज़ होता है। तो ये जो हमारे पास इंडिकेशन है वो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन है, ये सारे सिस्टेमिक के नाम लिखे हुए। और जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन जो कि कैंडिडा अल्बिकेंस कोज करता है उसमें यूज़ होता है और ओरल और पेरी ओरल में यूज़ होता है। तो तीन हो गए। एक हमारे पास ये किस में यूज़ होता है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन में यूज़ होता है, जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन में यूज़ होता है और ओरल और प्री ओरल इन दोनों में यूज़ होता है। तो ये तीन हमारे पास हो गए कहाँ पे आपका एम्फोटेरेसिन भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम ऑर्गन वाइज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा सीएनएस का, फिर हम अपने हार्ट का जो कि हमारा सीवीएस है उसको डिस्कस करते हैं, किडनी जो हो गया, जेनेटो यूरिनरी हो गया उसको डिस्कस करेंगे और हमारा ईएनटी वाला जो हो गया आइज नोज थ्रोट इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीएनएस आ गया। सीएनएस में सर में दर्द होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सर में चक्कर, मलेज, सीजर्स आते हैं। जो सीवीएस होता है उसमें हमारे पास हाइपोटेंशन, एरिथमिया, एसिस्टोली, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस होता है। तो ये हमारे हार्ट रिलेटेड वाले हो गए। और जो हमारा किडनी वाला नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है और हाइपोकैलेमिया हो जाता है। देखो हाइपोकैलेमिया कहते हैं, हाइपो मतलब कम और कैलेमिया कहते हैं पोटेशियम का चले जाना, तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। अब ईएनटी में क्या होता है, अब आइज़ वाला जो है उसमें अंदर हमारे पास ब्लड विजन और डिप्लोपिया आता है और जो हमारे पास कान वाला है उसके अंदर हमारे पास हेयरिंग लॉस आता है। इसी तरह जो जेनेटो यूरिनरी में दोबारा रीनल फंक्शन एबनॉर्मल हुआ, हाइपोकैलेमिया हो गया। आइसोटीमिया कहते हैं सोडियम वाला और पोटेशियम जो हमारे पास इनकी जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैलेंस हट जाता। ठीक है, एसोटीमिया हो गया और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाती है, कैल्सिनोसिस होना शुरू हो जाती है, रीनल इम्पेयरमेंट एंड यूरिया ओलिगोयूरिया होती है। हेमाटोलॉजिक में हमारा एनीमिया होता है। एनीमिया किस तरह का, नॉर्मोक्रेमिक, नॉर्मोसिटिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, ल्यूकोपेनिक, एग्रानुलोसाइट, इज़िनोफिलिया, ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये हमारा हेमाटोलॉजिकल इसका इफेक्ट होता है। इनमें जो आपको आसान लगता है ना एनीमिया में आप उनको उठा लो। नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक दो तरह का एनीमिया हो गया। फिर थ्रोम्बोसाइट कहते हैं हमारे पास ये पीनिया कहते हैं कम होना और थ्रोम्बो कहते हैं प्लेटलेट्स को, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। ल्यूकोपीनिया, एक ग्रेनुलोसाइट, इजिनो, ये सारे हमारे WBC के जो टाइप्स होती है फर्दर ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट से उनकी टाइप्स आ गई। ठीक है, वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जीआई में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, क्रम्पिंग, मेलिना, स्टेरोरिया। जीआई आपका अपसेट हो गया जिसमें हमारे पास कॉमन नोजिया, वोमिटिंग होती है, मेलिना यानी कि ब्लड आ जाना स्टूल्स के अंदर, स्टेरोरिया यानी कि लिपिड सही से डाइजेस्ट ना होना। लिपिड सही डाइजेस्ट नहीं होता तो आपका जो स्टूल पास होता है उसके अंदर सारा ऐसे ऑयल सारा इस तरह होता है। ठीक है,
और उसके अलावा हमारा अब ऑर्गन्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास हेपेटिक आता है, तो हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, लिवर फेलियर हो गया। मेटाबॉलिक की बात करें तो बंदे का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है, या ग्लूकोज कम होगा, या ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, या यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाना, मैग्नीशियम कम हो जाना। अब कम चीज़ें क्या हो रही हैं, हाइपोकैलीमिया, वेट लॉस, हाइपोमैग्नीशिया और ग्लूकोज, ये कम हो रहे हैं। जो ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं वो आपकी ग्लाइसीमी और यूरिक एसिड, ये दोनों ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल में बोन्स और माइल्जिया, बोन्स का दर्द और मसल का दर्द दोनों होगा। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, उसको सांस का मसला होगा, ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग हो गया, और एट द एंड आप स्किन देखोगे तो मैं क्या रैश हो गया, प्रोराइटिस होगा। तो इनको इस तरह से अरेंज कर लो। बेशक आप स्किन से बाहर से आ जाओ, स्किन पे आए, फिर आप दिमाग पे आए, ठीक है, इस तरह CNS पे आए, दिल पे आए, किडनी पे आए, आँखों पे आए, पेट में चले गए, ठीक है, ब्लड में चले गए, GI पेट में चले गए, और पेट में के साथ लिवर पड़ा था ओवरऑल। फिर आपने कहा पेट के साथ लिंक कर दो मेटाबॉलिक को, मस्कुलोस्केलेटल, रेस्पिरेटरी, इस तरह करके आप इसको अपना कर लो सारा, कि ये ENT पे चले गए, फिर आप दिल पे आ गए, पेट पे आ गए, साथ पड़ा हुआ लिवर पे आ गए, किडनी पे आ गए, ठीक है, फिर आपने मस्कुलोस्केलेटल में आप अपने स्किन और उस मसल्स पे आ गए, ठीक है, ये मस्कुलोस्केलेटल पे आ गए, फिर स्किन पे आ गए, इसी तरह साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने लंग्स पे आ गए, ठीक है, और आपने अपने ब्लड पे आ गए, ठीक है, इस तरह करके आप सारा कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हम फ्लोरिनेटेड में फ्लोरोसिस्टीन आता है, फ्लोरोसिस्टीन के हमने बात की थी कि एम्फोटेरेसिन B के साथ देंगे हम इसको कंबाइन करके। क्यों कंबाइन करके देंगे, क्योंकि इसकी एक तो हमने इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, और इसके साथ क्या होता है कि फ्लोरोसिस्टीन जो होती है इसकी रेजिस्टेंस ना हो, इस वजह से हम इसको इसके साथ मिला के देते हैं एम्फोटेरेसिन B के साथ, ठीक है, जो हमारे पाइरोलिन्स है। अब इसमें ज़्यादा इसका अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि इसकी जो फ्लोरोसिस्टीन होती है, फ्लोरोसिस्टीन के ओरल एब्जॉर्प्शन जो होती है अच्छी होती है, और ये CNS तक जा सकते हैं। एम्फोटेरेसिन B के अंदर ये वाली चीज़ कम होती है, ओरल अच्छी नहीं होती इसकी। तो इसने इसका बताया हुआ कि ये कैसे काम करी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा कि जो आप फ्लोरोसिस्टीन एडमिनिस्टर करते हो ये पास होके गई, और ये 5 FU यानी फ्लोरोयूरेसिल के अंदर बन जाती है, और आगे 5 DUMP के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये DUMP जो है ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है DUMP से DTMP को नहीं बनने देता। जब DTMP नहीं बनेगा इसका मतलब DNA नहीं बनेगा। इस तरह से सेल डिवाइड जो नहीं हो सकेगा, सेल डिवाइड नहीं होगा, उसकी DNA वगैरह चीज़ें नहीं हो रही, तो फिर एज अ रिज़ल्ट उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो सेल बेसिकली DNA नहीं बन रहा तो सेल डेथ हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ये वेल अब्जॉर्ब थ्रू ओरल रूट होता है, मैंने कहा था ओरली अच्छी होती है, इवन CSF तक रीच करती है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपेटिक डिसफंक्शन, और हमारा GI अपसेट। तो GI अपसेट हो गया, लिवर पे फ़र्क होता है, प्लेटलेट्स पे होता है, और हमारे वाइट ब्लड सेल्स पे इफेक्ट होता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। फिर हम मूव करते हैं एजोल्स पे। एजोल्स का हमने किया था कि इसका हमने निमोनिक बनाया था, जिसका निमोनिक है इट्रा और इमीडा को बहुत फ्लू है। तो ई से इट्राकोनाजोल, इमीडाकोनाजोल, ठीक है, को बहुत बहुत मतलब वेरी यानी कि वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इसी तरह एंड में पोसाकोनाजोल, ये सारे हो गए। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती हैं। P450 इनहिबिट होता है, और एट द एंड क्या होता है, एर्गोस्टेरोल जो होता है वो नहीं बनता, और जब एर्गोस्टेरोल नहीं बनता तो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इफ़ेक्टिव नहीं रह पाती, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है, फंगिसाइडल नहीं होती, ये फंगिस्टाटिक होती है, फंगस की मज़ीद ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, उसको ग्रो नहीं करने देती। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो P450 है इसको वो जाके इनहिबिट करेगा एजोल, और एट द एंड हमारा एर्गोस्टेरोल जो है इसको नहीं बनने देगा, ठीक है।
तो अब इसको टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं, जिसमें हमने कहा जो एजोल्स होते हैं हमारे पास बेसिकली ये फंगिस्टैटिक होते हैं। फंगिस्टैटिक क्यों? क्योंकि ये हमारे पास C14 अल्फा डाइमिथाइलेज को इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं? लैंसटेरोल को एर्गोस्टेरोल में नहीं बनने देते, और ये प्रिंसिपल जो हमारा स्टेरोल है परा, जो फंगल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इनहिबिट हो जाएगी। उसकी सिंथेसिस जब इनहिबिट होगी तो हमारे पास मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इस तरह से फंगल सेल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। तो इसलिए ये फंगोस्टैटिक है। तो एज अ रिजल्ट जो एर्गोस्टेरोल है P450 को इनहिबिट करने की वजह से ये नहीं बनने देगा एर्गोस्टेरोल को। जब एर्गोस्टेरोल नहीं बनेगा तो उसका मेम्ब्रेन का फंक्शन और प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और उसका फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो एजोल्स हैं उसमें जब हमने कहा इट्रा और इमिडा को बहुत फ्लू है, तो सबसे पहले इट्रा को डिस्कस करें। इट्राकोनाजोल ऑरली अच्छा एब्जॉर्ब होता है, इसको एसिड चाहिए होता है अपनी, जैसे कुछ को आपको फूड चाहिए होता है, कुछ को आपको ऑयली फूड चाहिए होता है, और कुछ को एसिड चाहिए होता है अपने उसको डिसोल्यूट करने के लिए, एक्ट करने के लिए। तो इसको चाहिए होता है एसिड चाहिए होता है, ये बाउंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट्रोकोनाजोल एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है लिवर से, इसी वजह से एलिमिनेट द नीड फॉर डोज रिडक्शन विद रीनल फेलियर। ठीक है, ये चीज़ होती है। और लिटिल पैलेट ड्रग अपीयर्स इन यूरिन, क्योंकि लिवर इसको अच्छा खासा यूज़ कर देता है। अब कौन सा यूज़ इसका कहाँ पे होता है? इन तीनों के अंदर, हिस्टोप्लाज्मोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस के अंदर, ब्लास्टोमाइकोसिस के अंदर, इन तीनों के अंदर यूज़ होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट नोजिया और वॉमिटिंग आपका GI पे होता है, और स्किन के ऊपर रैश होता है, खासतौर पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। और हाइपोकैलेमिया, ये आपका रीनल आ गया, दिल के अंदर आपका हो गया, और एडिमा हो गया, और आपका CNS वाले पे हेडेक हो गया। तो कीटोकोनाजोल क्या करता है? ठीक है, इट्रा और इमिडा को बहुत बुखार है, तो कीटोकोनाजोल। अब कीटो क्या करती है? कीटो का एक हमारे पास वैसे इसका साइड इफ़ेक्ट है कि अच्छा खासे बंदे को ये क्या करती है, कुड़ी के अंदर, कीटो यानी कुड़ी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब बंदा यानी कि मेल को किस में करती है? फीमेल लाइक फीचर्स दे देती है, यानी कि क्या करती है? मेल के अंदर गायनेकोमेस्टेशिया कराते हैं। गायनेकोमेस्टेशिया क्या होता है कि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का साइज़, मतलब फीमेल लाइक फीचर्स बढ़ा देना, उसका साइज़ को क्या करती है? ये इंक्रीज़ कर देती है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी ये क्या करती है? उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनका इफेक्ट करती है। ठीक है, अब कीटोकोनाजोल भी ओरली दी जाती है। इसको ये भी सिस्टेमिक माइकोसिस इनको इफेक्ट करती है, ओरल दी जाती है। इसको भी एसिड चाहिए होता है अपनी डिसोल्यूशन के लिए। ये ड्रग एंटर नहीं करती CSF में, और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म इसका भी लिवर के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन प्राइमरीली थ्रू द बाइल होता है। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है? ये एलर्जी कॉज करती है, नोजिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग कॉज करती है। एंडोक्राइन इफेक्ट में क्या करती है? गायनेकोमेस्टेशिया कर देती है। कीटोकोनाजोल जो होती है अगर एक्यूमुलेट हो जाए पेशेंट के अंदर, तो उधर उनका हेपेटिक डिस्फंक्शन कॉज कर देती है। अब नेक्स्ट इन सबको छोड़ के इकिनोकैंडियासिस पे पहुंच गए। इकिनोकैंडियासिस किस पे एक्ट करता है? ये हमारे पास एक्ट करता है सल्वोल का इनहिबिटर है। ठीक है, और ये हमारे पास जो हमारे ग्लूकन होते हैं उनके साथ, सॉरी हमारे नहीं, फंगस के ग्लूकन के साथ एक्ट करती है, और एज अ रिजल्ट लाइसिस कराती है उसके सेल की, और जब लाइसिस हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये फंगिसाइडल होती है। और हमने इसके नाम पढ़े थे, हमने कहा था कैप्सोफंजिन वगैरह, ये सारी जो फंजिन वाली थी परी, मीका, कैप्सो और एनिडुला फंजन, ये सारे जो फंजन्स थे ये इसके नाम से फर्दर ड्रग के। तो अब इसको रीड कर लेते हैं। अब हमारे इकिनोकैंडियंस इंटरफेयर करती है सेल वॉल सिंथेसिस के साथ, किसको इनहिबिट करते हुए? β13D ग्लूकन को इनहिबिट करती है, एज अ रिजल्ट लाइसिस करा देती है और सेल की डेथ हो जाती है। और इधर नाम दिए हुए कैप्सोफंजन, मीका फंजन, एडुला फंजन, ये हमारे पास IV एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है वंस डेली। नेक्स्ट हम इसमें जो कैस्पोफंजन है इसको स्टडी करें। कैस्पोफंजन पहली अप्रूव मेंबर थी इकिनोकैंडियंस के अंदर, सबसे पहली जो अप्रूव हुई थी यूज़ के लिए वो कैस्पोफंजन थी। अब कैस्पोफंजन के फ़ायदे क्या हैं कि तकरीबन जो कैनेडा और एस्परजिलस की जो भी स्पीशीज़ होती हैं मेरी, उनके अगेंस्ट ये यूज़ होती है। तब जब आपके एजोल्स जो हैं जहाँ पे उनके हाथ उठ जाते हैं और ये फंजाई एजोल से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एजोल्स उन पर फर्दर उनको किल नहीं करती, तो कैस्पोफंजिन वहाँ पे काम आती है। दूसरा कैस्पोफंजिन हमारे पास सेकंड लाइन ट्रीटमेंट एंटी फंगल है। जब बीटा एम्फोटेरिसिन बीटा और एजोल दोनों फेल हो जाए तो वहाँ पे कैस्पोफंजिन आके काम करती है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे पास? कैस्पोफंजिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है? स्किन के ऊपर
ठीक है, फीवर रैश, फ्लशिंग हो जाती है और हेपेटिक डिसफंक्शन कॉज करती है। ये इसके हो गए। अब क्यूटेनियस माइकोसिस, ये तो सारे हो गए सिस्टमिक है। क्यूटेनियस के अंदर हमारे पास इमिडाजोल, ग्राइसोफुलविन, नाइस्टैटिन और स्क्वेलिन एपोक्साइड इनहिबिटर आता है। अब इमिडाजोल खुद बता रही है कि जनाब मैं जोल की बहन हूँ, और ये ग्राइसोफुलविन आपको मैंने बताया था ग्रास की तरह यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक्ट करेगी। नाइस्टैटिन एम्फोटेरासिन बी की तरह क्या करती है, होल्ड कर देती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। स्क्वेलिन एपोक्साइड को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमिडाजोल खुद बता रहा है मैं एजोल का डेरिवेटिव हूँ। इसके अंदर फर्दर इनके नेम्स हैं जो कि यूज़ होती है, ब्यूटोकोनाजोल, क्लिट्रोमाजोल, इकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये सब होते हैं। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है अगेंस्ट इन सब के कैंडिडेट, इन सब के अगेंस्ट ये यूज़ हो गया। इसका जो टॉपिकल यूज़ होता है वो एसोसिएटेड होती है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो, जिसको वेल्वुलर इरिटेशन हो या एडिमो, तो उनके अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने स्टडी करना है वो हमारे पास स्क्वेलिन एपोक्साइड इनहिबिटर्स होते हैं, और स्क्वेलिन एपोक्साइड जो इनहिबिटर्स होते हैं ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के उस पर वर्क करेंगे। ये एजेंट जो होता है इनहिबिट करता है स्क्वेलिन एपोक्साइड को, जो ब्लॉक कर देता है बायोसिंथेसिस ऑफ एट द रिजल्ट एर्गोस्टेरोल। एर्गोस्टेरोल जब भी इफेक्ट होगा तो सेल मेम्ब्रेन का जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो इफेक्ट होता है। फिर हमारे पास आता है टर्बिनाफिन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टर्बिनाफिन और ग्राइसोफुलविन। हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस पे हमने पढ़े थे, एक हमने पढ़े थे जो सेल मेम्ब्रेन पैक करते हैं, एक हमने करे थे जो सेल वॉल पैक करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस वाले दो हैं, एक ग्राइसोफुलविन, एक हमारे पास टर्बिनाफिन। अब टर्बिनाफिन हमारे जो नेल्स हैं ना उनके लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है। टर्बिनाफिन के अंदर हमारा ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है डर्मेटोफाइट्स के लिए, ख़ास तौर पे कौन सी, उनकी माइकोसिस जो कि नेल्स का फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए ये बेस्ट होती है। ये बेटर टॉलरेट होती है, ठीक है, और रिक्वायर्ड शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर थेरेपी, इफेक्टिव होती है इट्रोकोनाजोल ग्राइसोफुलविन के कंपैरेटिवली। इसके फार्माकोकाइनेटिक है, ओरल भी होती है, टॉपिकल भी होती है, एब्जॉर्ब इसकी इनहेंस नहीं होती, खाने के साथ ये डिपॉजिट हो जाती है स्किन, नेल्स और फैट के अंदर और एक्यूमुलेट कर जाती है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। इसी वजह से फीडिंग मदर्स को नहीं लेनी होती, ये इसको रिकमेंड नहीं करते। ओरल टर्बिनाफिन जो होती है एक्सेसिवली मेटाबोलाइज होती है यूरिनरी एक्सक्रीशन से पहले, तो वो पेशेंट जिनकी रीनल इम्पेयरमेंट है, ये हेपेटिक सिरोसिस है, तो उनके अंदर इसकी जो क्लियरेंस है वही वो कम हो जाएगी। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये जीआई पे इफेक्ट करती है, यानी कि डायरिया करेगी, डिस्पेप्सिया, नोजिया करेगी, अगर हेड की बात करो हेडेक करेगी, स्किन पर रैश करेगी, टेस्ट और विजुअल डिस्टर्बेंस भी कॉज करती है। ये वाहिद है जो टेस्ट और विजुअल डिस्टर्बेंस कॉज करती है। फिर हमारे पास नाइस्टैटिन आती है, जिसका मैंने बताया था कि ये एम्फोटेरासिन जो हमारे पास बी होती है उसकी की तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये हमारे पास क्या करती है, होल्ड कर देगी, जब होल्ड करेगी तो जो अंदर सारे कंपोनेंट्स होंगे वो बाहर चले जाएंगे। तो नाइस्टैटिन एम्फोटेरासिन बी की तरह होती है, ये कैंडिड इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है, परमेबिलिटी बढ़ा देती है। परमेबिलिटी बढ़ाना यानी कि चीज़ें सेल से बाहर जाना शुरू हो जाना है। साइड इफेक्ट एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स, रैश, बर्निंग, स्किन, ये हो गया। अब ग्राइसोफुलविन ग्रास की तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स पे जब ये एक्ट करती है तो ये क्या करती है, उसकी डिवीजन नहीं होने देती। जब डिवीजन नहीं होगी, वो डिवाइड नहीं होगा, ऑफ कोर्स आगे नहीं जाएगा। तो ग्राइसोफुलविन क्या करती है, इंटरेक्ट करती है पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, पॉलीमराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ एक्ट करेगी और डिस्टर्ब करेगी माइटोटिक स्पिंडल्स को और अरेस्ट कर देगी फंगल की माइटोसिस को। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या होती है, ओरल दी जाती है, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन है, फैटी फूड से ग्राइसोफुलविन की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, ठीक है। माइक्रोफाइन पार्टिकल्स होते हैं और इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, कैरेटिनाइज टिश्यू के अंदर मेटाबोलाइज होता है, लिवर के अंदर एक्सक्रीट होता है, यूरिन के अंदर, और इसका जो हाफ लाइफ होती है वो हमारे पास हो जाएगी 24 आवर्स। सो यहाँ पे ये एंड हो जाता है। अब हम इसको कर लेते हैं समराइज़, और मैंने कहा था कि मैं आपको इसके जो एक्शन प्लेसेस हैं उसकी बेस पे मैं इसकी समरी कर दूँगी, तो समरी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।